हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं अनुष्का त्रिवेदी स्वागत करती हूं आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको सीडीपी और ईवीएस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रही हूं, जिसमें मैं आपको सीडीपी का चैप्टर 1 और ईवीएस का चैप्टर 1 करवा चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लिया करें, क्योंकि वहां सारी लिंक दे दी जाती हैं। आज हम लोग सीडीपी का चैप्टर 2 देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। और हाँ, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोगों को उन वीडियोज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हम लोग आज के क्वेश्चन देखेंगे। जो आज के हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है 22, नंबर 2 दिया गया है 23, नंबर 3 दिया गया है 24 और नंबर 4 दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2, 23। ये क्यों होगा? क्योंकि गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होता है। मानव कोश में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, कहलाती है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 दिया गया है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 3 दिया गया है टर्नर सिंड्रोम, नंबर 4 दिया गया है विल्सन सिंड्रोम। इसका जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1, डाउन सिंड्रोम। ये क्यों होगा? क्योंकि डाउन सिंड्रोम अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मज, नंबर 2 दिया गया है ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु शुक्राणु युग्मज, नंबर 3 दिया गया है ब्लास्टोसिस्ट युग्मज अंडाणु शुक्राणु, नंबर 4 दिया गया है अंडाणु शुक्राणु युग्मज ब्लास्टोसिस्ट। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4, अंडाणु शुक्राणु युग्मज ब्लास्टोसिस्ट। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? जो हमारे विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है आनुवांशिकता, नंबर 2 दिया गया है वातावरण, नंबर 3 दिया गया है प्रशिक्षण शिक्षण, नंबर 4 दिया गया है राष्ट्रीयता। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4, राष्ट्रीयता। ये राष्ट्रीयता क्यों होगा? क्योंकि अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्वों में वातावरण, आनुवांशिकता एवं शिक्षण प्रमुख है, जबकि राष्ट्रीयता का अधिगम क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है सकारात्मक, नंबर 2 दिया गया है नकारात्मक, नंबर 3 दिया गया है 0 और नंबर 4 दिया गया है ये सभी। इसका जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4, ये सभी। ये सभी क्यों होगा? क्योंकि जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण बताए हैं। पहला है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक और तथा 0। इसीलिए ये सभी सही होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। सर्वाधिक उपयोग जीवित रहता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है लेमार्क, नंबर 2 दिया गया है हैरिसन का, नंबर 3 दिया गया है डार्विन का, नंबर 4 दिया गया है मैकडूगल का। इसका जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3, डार्विन का। ये क्यों होगा? क्योंकि सर्वाधिक उपयोग जीवित रहता है, यह एक सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है?
पूछा गया है कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि, नंबर 2 दिया गया है पीयूष ग्रंथि, 3 दिया गया है लार ग्रंथि और नंबर 4 दिया गया है थायराइड ग्रंथि। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 लार ग्रंथि। ये क्यों होगा? क्योंकि लाल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि आदि हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। पूछा गया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है सभी अंग, नंबर 2 दिया गया है मस्तिष्क और नंबर 3 दिया गया है मेरुदंड, नंबर 4 दिया गया है मस्तिष्क तथा मेरुदंड। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 मस्तिष्क तथा मेरुदंड। चल ये क्यों होगा? क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों स्थित होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा और मेरुदंड हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है उद्भवन, नंबर 2 दिया गया है उद्भाषण, नंबर 3 दिया गया है मूल्यांकन, नंबर 4 दिया गया है उपक्रम। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 उपक्रम। उपक्रम का मतलब इसमें ब्रैकेट में दिया गया होता है तैयारी। ये क्यों होगा? क्योंकि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। सृजनात्मक विचारों के लिए चरण है तैयारी या उपक्रम, उद्भवन, उद्भाषण तथा मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है अर्थ विज्ञान, नंबर 2 दिया गया है व्याकरण, नंबर 3 दिया गया है स्वर विज्ञान, नंबर 4 दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 स्वर विज्ञान। ये स्वर विज्ञान क्यों होगा? क्योंकि भाषा का घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है वातावरण, नंबर 2 दिया गया है आनुवांशिकता, नंबर 3 दिया गया है हार्मोन, नंबर 4 दिया गया है समाज। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 आनुवांशिकता। ये क्यों होगा? क्योंकि आनुवांशिकता के कारण ही व्यक्तियों में कुछ चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, जैसे नाटा या लंबा कद, मोटापा, आँखों का रंग या फिर विभिन्न प्रकार के रोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है खेल का मैदान, नंबर 2 दिया गया है सभागार, नंबर 3 दिया गया है घर और नंबर 4 दिया गया है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये क्यों होगा? क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहाँ वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उसका रूपांतरण विस्तार करता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है किशोरावस्था, नंबर 2 दिया गया है प्रौढ़ावस्था, नंबर 3 दिया गया है मध्यावस्था, नंबर 4 दिया गया है वृद्धावस्था। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 किशोरावस्था। क्योंकि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प दिए गए हैं, नंबर 1 दिया गया है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करता है, नंबर 2 दिया गया है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, नंबर 3 दिया गया है वंशानुक्रमांक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है और नंबर 4 दिया गया है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रमांक है। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा
नंबर 3 वंशानुक्रमांक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये क्यों है? क्योंकि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि वंशानुक्रमांक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ना कि शोधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इसमें क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है क्षेत्र, नंबर 2 दिया गया है मौसम, नंबर 3 दिया गया है वातावरण, नंबर 4 दिया गया है जलवायु। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 वातावरण। ये वातावरण क्यों होगा? क्योंकि मार्स एवं विंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रमांक एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरण होती है, तो वातावरण द्वारा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है पद निर्भरता, नंबर 2 दिया गया है सामूहिकता की भावना, नंबर 3 दिया गया है धार्मिकता, नंबर 4 दिया गया है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 सामूहिकता की भावना। ये क्यों होगा? क्योंकि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं हैं। हम आपको सारी विशेषताएं बता देते हैं। विशेषताएं हैं, नंबर 1 है सामूहिकता की भावना, सामूहिकता भावना की प्रबलता, नंबर 2 है आत्मनिर्भरता की भावना, नंबर 3 है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, नंबर 4 है शारीरिक विकास में स्थिरता, नंबर 5 है रचनात्मक कार्यों में आनंद, नंबर 6 है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, नंबर 7 है रुचियों में परिवर्तन। ये सारी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसीलिए इसमें नंबर 2 सही होगा सामूहिकता की भावना, क्योंकि ये भी बाल्यावस्था की विशेषता में शामिल है। नंबर 1 पर ही दी गई है, मैंने आपको बताया सामूहिक भावना की प्रबलता। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अगर आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नंबर 2 दिया गया है व्यवसाय की समस्या, नंबर 3 दिया गया है नई परिस्थिति के साथ समायोजन, नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 उपर्युक्त सभी। यह क्यों होगा? क्योंकि किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के समायोजन समस्या के परिणाम स्वरूप सामवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, नंबर 2 है व्यवसाय की समस्या, नंबर 3 है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, नंबर 4 है सामाजिक परंपराएं आदि। इसीलिए इसमें सभी सही होगा, क्योंकि ये सारी किशोरावस्था के एक नए प्रकार की परिस्थितियां हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो है, निम्नलिखित में से किसको प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है थायराइड ग्रंथि, नंबर 2 दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि, नंबर 3 दिया गया है अंतःस्रावी ग्रंथि, नंबर 4 दिया गया है पीयूष ग्रंथि। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 पीयूष ग्रंथि। ये क्यों होगा? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, डैश जन्मजात के व्यक्तित्व गुणों का योगफल है? विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है समानता, नंबर 2 दिया गया है निरंतरता, नंबर 3 दिया गया है वंशानुक्रमक, नंबर 4 दिया गया है युत्सा। जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 वंशानुक्रम। ये क्यों होगा? क्योंकि वंशानुक्रमक जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का भी योगफल है, क्योंकि वंशानुक्रमक का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, तो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है, इसी के द्वारा वंशानुक्रमक का निर्माण होता है।
चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है आकर्षक भूमिका है, नंबर 2 दिया गया है महत्वपूर्ण भूमिका है, नंबर 3 दिया गया है अपूर्वानुमेय भूमिका है, नंबर 4 दिया गया है नाम मात्र की भूमिका है। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्यों है? क्योंकि व्यक्तित्व एवं बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बी हेंजा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो है बालक का विकास परिणाम है। पूछा गया है बालक का विकास परिणाम क्या है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है आर्थिक कारकों का, नंबर 2 दिया गया है वंशानुक्रम का, नंबर 3 दिया गया है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का प्रक्रिया का, नंबर 4 दिया गया है वातावरण का। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 3 वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ये क्यों होगा? क्योंकि बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। वातावरण तथा वंशानुक्रम में से किसी भी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने पर बालक का विकास असंतुलित हो जाता है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो है संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, नंबर 2 दिया गया है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, नंबर 3 दिया गया है शारीरिक संरचना के विकास को, नंबर 4 दिया गया है उपर्युक्त सभी। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 1 मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ये क्यों होगा? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है वो है मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारण किससे संबंधित होते हैं। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, नंबर 2 दिया गया है वातावरण के साथ अंतःक्रिया, नंबर 3 दिया गया है वंशानुक्रम में विभिन्नता, नंबर 4 दिया गया है वंशानुक्रम वातावरण में अंतःक्रिया। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 4 वंशानुक्रम तथा वातावरण में अंतःक्रिया। ये क्यों होगा? क्योंकि मनुष्य की व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुक्रम के वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य व्यक्ति की सोच, विचार एवं उनके कार्यों की भिन्नता से होता है। समान वातावरण में रहने वाले व्यक्ति में भी भिन्नता देखने को मिलती है तथा वंशानुक्रम के अनुसार व्यक्ति में भिन्नता होना सर्वस्वीकार्य है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो है लिंग का निर्धारण होता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है माता पिता द्वारा, नंबर 2 दिया गया है पिता द्वारा, नंबर 3 दिया गया है माता द्वारा, नंबर 4 दिया गया इनमें से कोई नहीं। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा 2 पिता द्वारा। ये क्यों होगा? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल की अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। उनके अनुसार लिंग का निर्धारण बालक के पिता के द्वारा होता है, क्योंकि माता में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं जबकि पिता में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है। इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न दिए गए थे। चलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वो है प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है वंशानुक्रम, नंबर 2 दिया गया है जैव अजैव, नंबर 3 दिया गया है परिवार, नंबर 4 दिया गया है पशु। जो इसका हमारा सही विकल्प होगा वो होगा नंबर 2 जैव अजैव। ये जैव अजैव क्यों होगा? क्योंकि पर्यावरण का तात्पर्य परिधन आवरण है, अतः वे सभी तत्व जिनसे हम चारों तरफ से घिरे हैं वे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इन तत्वों में जैव एवं अजैव दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव दोनों सम्मिलित रहते हैं। चलिए तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके साथी भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। से ही हम आपको CDP और EVS के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप अगले दिन से हम EVS का चैप्टर 2 देखेंगे, क्योंकि CDP के चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गए हैं।
और EVS का चैप्टर 1 हम करवा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप लोग सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाती हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।